प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी से आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आश्रम पद्धति के विद्यालय में पूछे गए हिंदी विषय के 120 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें। चले प्रश्न नंबर एक क्या कर रहा है, इनमें से अक्षाप का कवि कौन है बताइए। अक्षाप का कवि कौन नहीं है बताइए। इसमें अक्षाप का कवि गोविंद दास नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया बताइए। सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा, तो राहुल सख्ताय ने सिद्ध सामंत युग कहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 का। चलते प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ बताइए। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो इसमें कौन सा है बताइए। जो कालक्रमानुसार लिखा गया है 3 का कौन हो जाएगा, तो प्रथम इतिहास बी हो जाएगा। इस्तवार द लेतित्यूड ये हिंदुस्तानी किसने लिखा है, गारसा द तासी ने लिखा है, गारसा द तासी, बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है बताइए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये सभी प्रश्न जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, आप एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत मजबूती और रामबाण सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है बताइए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, तो वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है बताइए। कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप हर एक युग की प्रवृत्तियां जरूर याद कर लें। तो 5 का कौन हो जाएगा, तो 5 का ए जो है, धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था है। ये प्रगतिवादी नहीं रखते थे, धर्म ईश्वर व्यक्तिवाद में आस्था नहीं रखते थे। प्रगतिवाद समाज को लेकर चलता था, व्यक्तिवाद को लेकर नहीं चलता था। चलते हैं प्रश्न नंबर, निम्नलिखित काव्य कृतियों में एक राम कथा पर आधारित नहीं है बताइए। इसमें कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है, नहीं है, राम कथा पर नहीं है। तो महाप्रस्थान जो है राम कथा पर नहीं है, ये किस पे है, तो ये महाभारत की कथा है, महाभारत पर पांडवों की कथा है। किसने लिखा है, तो नरेश मेहता की रचना है महाप्रस्थान। चलते हैं प्रश्न नंबर 7, रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइए। रानी केतकी की कहानी किसकी है, रचना है, तो सैयद ईसा अल्लाह खां की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 8, स्वयंभू कृत का नाम है बताइए। स्वयंभू की कौन सी कृति है, तो स्वयंभू की कृति है पौम चरियू, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 9, कीर्ति पताका के रचयिता का नाम है बताइए। कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है, तो कीर्ति पताका जो विद्यापति की रचना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कीर्ति सिंह के दरबार में रह करके कीर्ति पताका की रचना किए हैं। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन है बताइए। रीत परंपरा का जो रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है, जहाँ से शुरुआत हुई, तो हित तरंगिणी माना जाता है, हित तरंगिणी जो कृपाराम की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं 11, असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार का नाम क्या है बताइए। असाध्य बीड़ा का रचनाकार क्या कौन है, ये कविता है, कौन सी है, कविता है, किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय की रचना है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। कब लिखी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1961 ईस्वी में लिखी गई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, आदिकाल का नामकरण संबंधित कौन सा युग में अशुद्ध है बताइए। इसमें कौन सा युग अशुद्ध मतलब गलत है, तो इसमें जो बीज बपन काल है
यही गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसने दिया था? तो मिश्र बंधु ने नहीं दिया था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था बीज वपन का। प्रश्न नंबर चलते हैं 13। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? बताइए माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो आलम की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 14। देसिल बाना सब जन मिठा ते तैसन जप्पो अवहट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है, बी ऑप्शन सही होगा। विद्यापति ने कहा से देसी भाषा सबसे मीठी होती है। देव किस प्रकार के कवि है? बताइए। जो रीत काल के कवि देव हैं, किस काल के कैसे कवि हैं? तो रसवादी कवि माने जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसने के द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका ये गलत है। हिंदी साहित्य की भूमिका रहेगा, ये ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन ये जो इतिहास लिखा है यही गलत है, इसको पे आयोग ने स्टार दिया था क्योंकि ये गलत पूछ लिया गया था। इतिहास नहीं चाहिए, हिंदी साहित्य की भूमिका रहनी चाहिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न में चलते हैं 17। प्रश्न 17 क्या कर रहा है? किस लेखक ने के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बताइए। सर्वप्रथम किसने काल विभाजन किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन सर्वप्रथम काल विभाजन किया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 18। निम्नलिखित में से एक मैथिली गुप्त की काव्य रचना नहीं है? बताइए कौन सी मैथिली गुप्त की काव्य रचना नहीं है? 18 का तो कृषक कंदन जो मैथिली गुप्त की काव्य रचना नहीं है। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। पंक्ति है लोग है लगी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति है, सी ऑप्शन से हो जाए। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो सुजान नाम था। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है? गलत है। तो महाभोज जो है यही गलत है। ये महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का है उपन्यास, उषा प्रेमदा का नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 21। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ये डी सही हो जाएगा। ये फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ये जैनेन्द्र का नहीं है, यही अशुद्ध है। प्रश्न में चलते हैं 22। प्रश्न में 22 का कर रहा है कैलाश वाजपेयी की साहित्य पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? बताइए कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो हवा में हस्ताक्षर काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 23। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? बताइए कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है इसमें से? तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं भारत दुर्दशा नाटक के रचना का नाम क्या है? बताइए रचनाकार का नाम क्या है? भारत दुर्दशा किसने लिखा है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, सी ऑप्शन से। कब लिखा गया? तो 1880 में लिखा गया है। प्रश्न में चलते हैं 25। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? बताइए एक युग्म गलत है, कौन सा इसमें गलत है? तो आषाढ़ का एक दिन जो है इसका था सुरेंद्र वर्मा का नहीं था, ये मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का नाटक है जो कालिदास के जीवन पर लिखा गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 26। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? बताइए बिसल देव रासो किसकी रचना है? तो बिसल देव रासो जो है नरपत नाल की रचना है। प्यारे मित्रों एवं भाइयों बहनों, आप LTGIC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो UPSC द्वारा आयोजित हर एक पेपर को आपको देखना चाहिए जो आपको मजबूती वनडे एग्जाम में करेगा। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? बताइए सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो ये सिद्ध साहित्य जो है किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 28। निम्नलिखित में एक कथन गलत है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? कमायनी प्रसाद द्वारा लिखा महाकाव्य, ये तो सही है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, ये भी सही है।
काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध है, ये भी सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है, यही गलत है, कहानी नहीं है, ये उपन्यास है, उपन्यास है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 29। निम्नलिखित में से एक कृति प्रसिद्ध इतिहास के जीवन पर आधारित उपन्यास जीवनी है, बताइए कौन इसमें जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है जीवनी है, बी हो जाएगा। किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की जीवनी है। प्रश्न में चलते हैं 30। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है? धर्मवीर भारती भारत धर्मयुग के संपादक थे, सही है। कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक थे, ये भी सही है। सारिका पत्रिका ये धर्मयुग के थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ये भी सही है। मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे, यही गलत है। कादम्बिनी के संपादक कौन थे? 30 का बताइए। तो राजेंद्र अवस्थी थे, कौन थे? राजेंद्र अवस्थी कादम्बिनी के संपादक थे। चलते प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में एक पत्रिका संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, किस पत्रिका में कहानी प्रकाशित नहीं होती है? तो इंडिया टुडे जो हिंदी पत्रिका है, इसी में कहानी संपादित नहीं होती है। इसके इंडिया टुडे की संपादक कौन है? तो प्रभु चावला है। प्रश्न नंबर चलते हैं 32। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है? तो ज्ञानोदय का प्रकाश स्थल यही असत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और सब सही है। प्रश्न नंबर चलते हैं 33। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से थे? कानपुर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 34 क्या है? हिंदी का पहला पत्र बताइए कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र 34 का उदंत मार्टन है, कौन सा है? उदंत मार्टन, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। जुगल किशोर शुक्ल के संपादक थे। समाचार सुधा वर्षा किस प्रकार का पत्र है था, बताइए कैसा पत्र है समाचार सुधा वर्षा? तो प्रथम दैनिक पत्र था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाचार सुधा वर्षा। प्रश्न नंबर 36। आज समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, बताइए आज समाचार पत्र कब प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ हुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नील कमल में कौन सा समास, बताइए? नील कमल माने नीला है जो कमल, अर्थात विशेषण विशेष है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पर चलते हैं 38। पौ 12 होना का अर्थ है, बताइए पौ 12 होना का क्या अर्थ होता है? 38 का तो इसका होता है मजे में रहना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 39। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ होता है, इसमें आँख फेरना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा 39 का? तो पहले जैसा प्रेम न रहना, पहले जैसा प्रेम न रहना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले प्रेम करता था, अब प्रेम नहीं करता है। प्रश्न नंबर 40। आँख का काजल चुराना, बताइए आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा 40 का? तो हो जाएगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 41। निम्नलिखित युग्मों में एक लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए कौन सा इसमें लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो लिंग की दृष्टि से कैसा है? शुद्ध है, अशुद्ध नहीं, ये शुद्ध है। तो सुलोचन का स्त्रीलिंग होता है सुलोचना, यही जो है शुद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस प्रदेश से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं और किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें जानकारी हो सके। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, बताइए किसमें करण कारक है? इसमें जो है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना देश, और काल से चलना इतिहास कहलाता है, बताइए 42 का कौन सा होगा? यही करण कारक, जो करण कारक जो होता है जो सहायक होता है। पैरों से देखिए चल रहा है, एक पैर चलने में उससे सहायक है। प्राणों से चलना देखिए सहायक है ना, समुदाय से चलना ये सहायक है, इसलिए इसमें करण कारक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का। प्रश्न में चलते हैं 43।
43 क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। बताइए इसमें करण कारक है विभक्ति। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। देखिए लड़का को दर्द हो रहा है और दर्द उससे अलग नहीं हो रहा है, उसी में है, इसलिए इसमें करण कारक है। उस दर्द उसके छटपटाने में सहायक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित युगों में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो भर पे टब्बे व समास है तो शुद्ध है भाई। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। रात दाल और रोटी द्वंद्व समास है, यही अशुद्ध है। क्या है, अव्यय भाव समास नहीं होगा। यहाँ कौन समास होगा, चाल और चलन। कौन सा समास होगा, द्वंद्व। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 45। प्रश्न 45 क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बताइए किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो लड़की सील रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 46। निम्नलिखित में एक अकर्मक क्रिया है। बताइए कौन अकर्मक क्रिया है, इसमें रोना जो है अकर्मक क्रिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 47। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जहाँ पे दो वाक्य होते हैं, देखिए इसमें संयुक्त क्रिया है। एक हाथ में गिलास गिरा और फिर इधर टूट गया, तो इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। तो मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 48। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए जो जो मूल शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। देखिए कुख्यात लगा है, कुचाल लगा है, कुयोग लगा है, लेकिन कुल में इन प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय प्रयोग है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 49। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ। बताइए किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 49 का उपसर्ग जो आगे होता है निढाल, यही प्रयोग हुआ है। निढाल, ढाल में नी उपसर्ग लगा। सी ऑप्शन सही होगा 49 का। अब चलते हैं 50। 50 क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है 50 में, तो इसमें डोर जो है, डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। डोर टूट गई, क्या टूट गई। तो सब चलते हैं 51। निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है। बताइए इसमें कौन पुल्लिंग शब्द है, तो ये कौन सा पुल्लिंग शब्द है, दही जो है पुल्लिंग शब्द में आता है। डी ऑप्शन से, दही खट्टा है, यही पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 53। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ नौका है। बताइए किसका अर्थ इसमें नौका होगा तो इसको एक गलत दिया है, तनड़ी रहेगा। तो तनड़ी मतलब क्या होता है, नौका होता है, यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तरण मतलब सूर्य होता है, तो तरुण मतलब युवा होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 53। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है। बताइए किसका अर्थ स्त्री होता है, तो अंकना का अर्थ होता है स्त्री। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 54। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ एतराज करना होता है। बताइए इसका अर्थ एतराज करना होता है, तो आपत्ति का अर्थ होता है एतराज करना। जैसे कि मैं आपकी बातों पे आपत्ति दर्ज कराता हूँ, तो हो जाएगा एतराज करना। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ तिरछी नज़र का क्षेत्र। बताइए किसका अक्षर है, निम्न शब्दों में एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। बताइए तिरछी नज़र या आक्षेप किसे कहेंगे 55 का, बताइए, तो उसे कहते हैं कटाक्ष करना। आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 56। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब करण के लिए होता है। बताइए ये तीनों शब्द धन के लिए भी होता है, मतलब के लिए होता है, करण के लिए होता है। बताइए 56 का कौन हो जाएगा, तो अर्थ का जो होता है, अर्थ को धन भी कहते हैं, मतलब भी कहते हैं, करण भी कहते हैं, कारण। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है 57 का, तो आकंठ जो है इसी वर्तनी शुद्ध है और सबका गलत है। प्रश्न नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। बताइए इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, प्रश्न नंबर 58 बताइए, तो इसका जो है आभ्यंतरिक शुद्ध होगा। क्या होगा, आभ्यंतरिक शुद्ध होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से
एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न नंबर 60, तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ बताइए? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चे ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है। 60 के चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किसमें बहुवचन का प्रयोग है? बताइए इसमें बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है 60 का? तो देखिए लड़के जो है बहुवचन है, लड़का एक वचन होता है, लड़के ने लड़के से कहा, ये बहुवचन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 61, प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, बताइए कौन विशेषण है 61 का? तो जो आर्थिक जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? विशेषता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का सी। चलते हैं 62, मित्रों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके बताएं एक कैसी प्रश्नोत्तरी है। ये प्रश्नोत्तरी यूपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य गलत है? तो वो कौन हो जाएगा 62 का? 62 कौन सा गलत है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यही गलत है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए जो तद्धित प्रत्यय इसमें किसमें लगा हुआ है 63 का? तो तद्धित प्रत्यय होता है कृपालु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तद्धित प्रत्यय और सब कृत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 64, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? देखिए जैसा वैसा जो होता है कौन सा सर्वनाम में आता है 64 का? बताइए तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा तैसा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 65, देवता का प्रवाची शब्द है, बताइए देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो वियुध होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 66, तुरंग शब्द का प्रवाची शब्द चुनिए, बताइए तुरंग का प्रवाची क्या होता है? तो तुरंग माने होता है घोड़ा, उसको वाज भी कहते हैं, सी ऑप्शन सही होगा 66 का सी। चलते हैं 67 क्या कर रहा है? जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए जिसने ऋण चुका दिया उसे क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं, जो ऋण मुक्त हो जाए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 68, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है? तो दूध जो है पुल्लिंग है, मट्ठा पुल्लिंग है, मक्खन पुल्लिंग, लेकिन छाछ जो होता है स्त्रीलिंग में आता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 69, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद होगा, बताइए अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक होता है, ये कौन सी संधि है? यण संधि है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। प्रश्न में चलते हैं 70, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो सदावर्त कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये सभी प्रश्न जो यूपीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए पेपर प्रश्न हैं, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए कौन सा गलत है इसमें से? देखिए उन्मुख का विमुख ये सही है, गत का अनागत ये भी सही है, रीत का अनृत ये भी सही है, मंद का दूत ये भी सही है, इसमें चारों विकल्प सही है, इसलिए आयोग ने इसे क्या दिया है? स्टार दिया है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप होगा, बताइए उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? तो उठना होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, परिश्रम का विलोम शब्द, बताइए परिश्रम का विलोम क्या होता है 73 का? परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है, बताइए। देखिए मेरठ प्रसिद्ध है कहाँ के लिए? खड़ी बोली के लिए, सी ऑप्शन सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं प्रश्न नंबर 75, मित्रों 93% हमारे जो विद्यार्थी हैं बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं, इससे परोपकार करेंगे तो आपको भी परोपकार का फल माता रानी की आशीर्वाद से ज़रूर मिलेगा। 75, हिंदी में ब ध्वनि है, बताइए ब कैसी ध्वनि है?
ब का उच्चारण स्थान बताइए 75 का। तो ब का उच्चारण स्थान था ओष्ठ, कहता है ब का उच्चारण स्थान कौन है, ओष्ठ ध्वनि है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 76, निम्नलिखित में दंत ध्वनि बताइए, दांत से उच्चारण स्थान किसका आता है इसमें 76 के। चलिए तो 76 के दंत में त थ द ध न आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 77, फलों के निम्नलिखित नामों में कौन सा फारसी भाषा का है बताइए, कौन सा फारसी भाषा का शब्द है इसमें। तो फारसी भाषा का शब्द अंगूर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 78, निम्नलिखित शब्दों में एक फारसी भाषा का है बताइए, कौन सा इसमें फारसी भाषा का शब्द है 78 का। तो इसमें कबूतर जो है फारसी भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 79, निम्नलिखित में किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता बताइए। GDC 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ने का प्रयोग नहीं होता, तो अवधि बोली में ने का प्रयोग कारक में नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन है हम का प्रयोग उत्तम पुरुष बहुवचन मैं के अर्थ में होता है बताइए। इसमें हम का प्रयोग मैं के रूप में होता है उत्तम पुरुष में, तो अवधि बोली में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में चलते हैं, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है बताइए, इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 82, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं होता है, इसमें पश्चिमी वर्ग की हिंदी बोली कौन सी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर चलते हैं 83, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है बताइए, कौन सा इसमें स्वर समृद्ध है। तो ई जो है समृद्ध स्वर कहलाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 84, प्यारे मित्रों ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है बताइए, दांत से किसका उच्चारण होता है 84 का, तो बताइए। तो ई जो है ये 84 का कौन सा है, वह जो है दंतोष्ठ ध्वनि है, दांत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 85, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है बताइए, मूर्धा से ट ठ ड ढ आता है, क्या आता है ट ठ ड ढ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 86, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है बताइए, इसमें कौन सा विदेशी भाषा का नहीं है 86 का बताइए। तो जो बूंद है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 87, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है बताइए, पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी का विकास होता है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर का है 88, निम्नलिखित शब्दों में एक अंग्रेजी भाषा का नहीं होता, ये इसमें कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो लालटेन है, रेल है, इंच है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन कूपन अंग्रेजी भाषा का नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है। तो पावस जो है क्या है, तद्भव है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का बी। चलते हैं 90 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है बताइए, तद्भव कौन सा शब्द है 90 का। इसमें तद्भव कौन सा शब्द है बताइए 90 का। तो जो मजीठ है, मजीठ जो है तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 91, ग्राह्यम काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है बताइए, ये पंक्ति किसकी है। तो ये जो काव्यम है वामन की है, बी ऑप्शन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है बताइए, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। इसमें विषाद जो स्थायी भाव नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संचारी भाव है। प्रश्न नंबर चलते हैं 93, रमणीयात प्रतिपादक शब्दम काव्यम निम्नलिखित किसका काव्य लक्षण बताइए, ये परिभाषा किसने दिया है रमणीयात प्रतिपादक काव्यम। तो पंडित जगन्नाथ की परिभाषा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 94,
औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, बताइए। औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो औचित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? क्षेमेंद्र जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये सभी यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रवक्ता के हिंदी प्रवक्ता के प्रश्न हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद करिए, आपको यूपीएससी एलटी जीआईसी के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर है 95, शब्दार्थों सहितो काव्यम, बताइए। शब्दार्थों सहितम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये भामह की परिभाषा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 96, जिगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। जिगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जिगुस्सा जो है विभत्स का स्थायी भाव होता है जिगुस्सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 97, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताइए। अलंकार संप्रदाय प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भामह माने जाते हैं। बी ऑप्शन से हो जाए। भामह का समय कब है? 6वीं शताब्दी है। देखिए प्रश्न नंबर 98 है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें 98 का कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 99, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावकीम चंद बापुरो रंग, बताइए पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सिय मुख समता पावकीम चंद बापुरो रंग में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 100, प्यारे मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मुख्यात का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं, बताइए। जो मुख्यात का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 क्या कर रहा है? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, बताइए। जो हमारे आलंबन और उद्दीपन होता है उसको जो बाहर प्रकाशित करते हैं उसे क्या कहते हैं? 101 का उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 102, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा अनुमतिवाद के मंतव्य पर आधारित है, बताइए। अनुमतिवाद किसने दिया है 102 का? तो अनुमतिवाद शंकुक ने दिया है। किसने दिया है? शंकुक ने दिया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, केशव कही न जाय का कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए 103 का? तो इसमें अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 क्या कर रहा है? रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय का जनक है, बताइए। उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? 104 का बताइए। उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? तो उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? भट्ट लोलट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भट्ट लोलट माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 105, तरण तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार है? 105 बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। डी ऑप्शन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 106, प्यारे मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गीत गोविंद के रचयिता कौन, बताइए। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 107, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं, बताइए। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश किसकी रचना बताइए? तो मम्मट की रचना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 108, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार है, बताइए। दंडी किस प्रकार के आचार है? दंडी जो है अलंकारवादी आचार माने जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 109, शिशुपाल वध किसकी रचना है, बताइए। शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो माघ की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। चलते हैं 110,
एको रस करुण एव निम्नलिखित में से किसका कथन बताइए। एको रस करुण एव किसका कथन है, भवभूति का कथन है। भवभूति ने करुण रस को ही रस की आत्मा माना है। काव्यादर्श किसकी रचना है बताइए, काव्यादर्श किसकी रचना है। काव्यादर्श जो है किसकी रचना है, 111 का बताइए। तो काव्यादर्श दांडी की रचना है, दांडी की रचना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। किरातार्जुनीयम के रचनाकार है बताइए, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है इसमें से, तो भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है बताइए, कालिदास की कौन सी प्रथम काव्य कृति है। तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी बताइए, तो ऋतु संहारम जो है उनका प्रथम काव्य कृति है। 113 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भरत मुनि विचरित ग्रंथ का नाम है बताइए। भरत मुनि ने इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय है, 36 अध्याय हैं, ये बहुत याद कर लीजिएगा। मित्रों ये सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आश्रम पद्धति के प्रवक्ता के हिंदी के होते हैं उनमें सभी प्रश्न पूछे गए पेपर हैं। 120 प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लें, जो एलटी जीआईसी के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक शब्द अशुद्ध है बताइए, कौन सा अशुद्ध है। 115 का कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो इसमें निरोग जो है अशुद्ध नहीं शुद्ध है, सॉरी शुद्ध कौन सा है इसमें, निरोग शुद्ध है और सब गलती है। देखिए मृत्यु प्रांत होता है, मृत्यु होता है इसे होता है, वो मात्रा नहीं होती। साप ऐसे लिखा जाता है और खष्टम रहेगा, यहाँ ट रहेगा, तो इसी वजह शुद्ध सी है। प्रश्न में चलते हैं 116, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के रूप होगा तो 116 का आत्मन का शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप का होगा, तो आत्माभ्याम होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 117, दीर्घसूत्री का अर्थ है बताइए। दीर्घसूत्री किसे कहते हैं, जो देर से काम करता है, बहुत धीमी गति से कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 117 का, दीर्घसूत्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 118, युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन क्या रूप हो जाएगा, तो युष्मत मानते होता है तुम का कहता है त्वम युवम युवाम चलता है, इसका तृतीया का एक वचन हो जाएगा त्वया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, वह बालक उद्यान में विचरण करता है बताइए, वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इसका क्या संस्कृत में अनुवाद होगा 119 का, तो हो जाएगा सह बालक उद्याने विहरत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सह बालक उद्याने विहरत। प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। 120, वह स्नान करके जाती है, वह का संस्कृत में हिंदी अनुवाद होगा बताइए। 120 का क्या होगा, 120 का बताइए क्या होगा, सा स्नानम कृत्वा गच्छत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपसे लेता हूँ मैं विदा, जय माता रानी की, जय हिंद जय भारत।